नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो राजनीति का तो बड़ा चेहरा है ही, साथ ही अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। तो कांग्रेस के बड़े नेता और साथ ही कल के पीठाधीश्वर और फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले यानी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है आपका आचार्य जी। ठीक है ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये फायर ब्रांड तो पता नहीं क्यों आप लगा रहे हो। मैं तो शांति की बात करता हूँ, फायर लगाने वालों के खिलाफ बात करता हूँ। चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं या फिर ये सारी चीजें क्यों है। सबसे जो पहला सवाल मेरा आपसे है वो यही होगा, अभी आपने एक ट्वीट किया है कि मैं राम मंदिर के लिए करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, देना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर किसे दूं, यहाँ तो सब चोर है। मैं इसका थोड़ा सा डीपली जानना चाहूंगी इसमें कि आपने ये क्यों कहा, क्या मायने हैं इसके। देखिए, भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं। करोड़ों लोग भगवान राम का मंदिर बनते हुए देखना चाहते हैं और ये शुभ घड़ी आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। अब सवाल उठता है कि ये जो भगवान राम के नाम पर जो दुकानें सजाई हैं जिन लोगों ने, मेरा सवाल उनसे है। मेरा सवाल उनसे ये है कि आप हैं कौन। राम का मंदिर बन रहा है, आप राम के मंदिर के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। आप हैं कौन? आपको टेंडर दिया किसने ये भीख मांगने का? क्या भगवान राम ने कहा है कि आप मेरे नाम से चंदा इकट्ठा करो? भगवान राम के प्रति जिन लोगों की आस्था है वो अपने आप अयोध्या जाएंगे, मत्था टेकेंगे, अपनी श्रद्धा से आस्था से जितना दान दें, कौन रोक सकता है? और क्या भगवान राम का मंदिर ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके इस तरह चंदा इकट्ठा करने से बनेगा? इसलिए मैंने ये बात कही है। ये भगवान राम का चंदा लेके मंदिर नहीं बनाना चाहते। चंदे से भगवान राम का मंदिर बनाते तो इन्होंने तो 15 साल पहले, 20 साल पहले हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया। विश्व हिंदू परिषद जवाब देना इस बात का, हिसाब दे इस बात का। आडवाणी जी की यात्रा हुई, उसके बाद अशोक सिंघल, प्रवीण भाई तोगड़िया, ये हिंदुत्व के चेहरा थे। इन्होंने हजारों करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठा किया। मंदिर निर्माण तो अब शुरू हो रहा है, वो पैसा कहां गया? तो मैंने ये कहा है कि मंदिर के लिए दान देना, चंदा देना, सहयोग करना, ये व्यक्ति की निजी आस्था का प्रश्न है। ये पूरे देश के अंदर इन्होंने ड्रामा कर रखा है। इन्हें अधिकृत किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यास का गठन किया है। राम जन्मभूमि न्यास अगर चंदा मांगे तब तो ठीक है, लेकिन ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले नाटक करते घूम रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये सब चोर हैं, तो मैं इन्हें क्यों दूं पैसा। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि आखिर चंदा क्यों मांगा जा रहा है, अगर उनकी बात सुने तो उनका ये कहना है कि लोगों की जन भावनाएं यानी कि जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वो चाहते हैं कि जब कोई भी वहां पर आए भगवान राम के दर्शन करने के लिए तो उसे ये एहसास हो कि इस मंदिर में उसका भी हिस्सा है, और इसीलिए उन्होंने ये अभियान चलाया है। इस पर आपका क्या कहना? मतलब राम का मंदिर इस चंदे से बनेगा? मैंने तो पहले ही कहा, आस्था का प्रश्न है ना। तो जिसकी आस्था होती है वहां जाएगा, दान देगा, कितना ही दे। हमारे यहाँ तो गुप्त दान की भी व्यवस्था है। मेरा सवाल चंदे पे, दान पे, आस्था पे, श्रद्धा पे नहीं है। मैं उसको साफ कर देना चाहता हूँ। मेरा सवाल है ये कौन है, इन्हें ये ठेका दिया किसने? लाल रंग का गमछा डाल लेंगे, भगवा कलर का गमछा डाल लेंगे, उस पर जय श्री राम लिख देंगे, दुकान चल रही है। मैं इन दुकानों के खिलाफ हूँ। भगवान राम के प्रति आस्था और श्रद्धा के ऊपर सवाल थोड़ी है। वो तो करोड़ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। तुलसीदास जी ने जो लिखा है, कण कण में राम है। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है, ये जो राम के नाम पे धंधा कर रहे हैं ये कौन है? इन्हें ये टेंडर किसने दिया? इन्हें अधिकृत किसने किया? क्या राम जन्मभूमि न्यास का जो गठन हुआ है, क्या न्यास ने इनको ये अधिकृत किया है? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर तो कल को कोई भी उठेगा, कहेगा जी मुझे चंदा दे दो, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा?
क्या भक्तों की आस्था और भक्तों के विश्वास और उनकी श्रद्धा के साथ इतना गंदा खिलवाड़ होना चाहिए इस देश में? मैं इसके खिलाफ हूं। ठीक, अब बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। नेतृत्व को लेकर अक्सर सवालों के घेरे में कांग्रेस रही है और पिछले कुछ दिनों में काफी उठापटक भी हुई और राहुल गांधी ने इस्तीफा भी दे दिया अध्यक्ष पद से, लेकिन दोबारा बैठकें हुई। सबसे बड़ी बात कि दोबारा बात घूम फिर के वहीं आ गई है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर रहेंगे। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने ट्वीट किया था जब पिछले दिनों ये उठापटक चली थी कि अगर कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका नेता कमजोर ना हो, कि बहुत ही सक्षम हो, मजबूत हो, सुदृढ़ हो, अब बात फिर वहीं आ गई है। क्या आपके अकॉर्डिंग अगर देखें इस सिचुएशन को तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। राहुल गांधी की मेहनत में, उनके परिश्रम में कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने मोदी सरकार का विरोध हर वक्त किया है, हर कदम पे किया है, लेकिन उन्होंने 2019 के चुनाव के परिणाम आने के बाद में अपना इस्तीफा दिया। उनसे किसी ने इस्तीफा लिया नहीं। राहुल गांधी अगर पद लोलुप होते तो इस्तीफा क्यों देते? उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते वक्त ये कहा कि अब कांग्रेस को नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। तो ये तो कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी थी कि राहुल गांधी जी के इस्तीफे को स्वीकार करने से पहले नए अध्यक्ष का चयन करते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने नहीं किया, मगर दोष राहुल गांधी पे मढ़ता है। दोष तो वर्किंग कमेटी का है। ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी उस वक्त क्या कर रही थी? राहुल गांधी से कहते कि भाई आप इस्तीफा वापस लो। जैसा अखबारों से मुझे पता चलता है, न्यूज से पता चलता है, इन्होंने ये उनसे कहा, रिक्वेस्ट की। राहुल जी ने मना कर दिया कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो फिर नया अध्यक्ष ढूंढने की जिम्मेदारी वर्किंग कमेटी की थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की थी। उस जिम्मेदारी का निर्वहन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जिस तरीके से आपने कहा उन्होंने अपना निर्वहन नहीं किया कर्तव्य का, क्या पार्टी में ऐसे नेता ही नहीं बचे जो कि अध्यक्ष पद को संभाल सके? क्योंकि बार बार घूम फिर के राहुल गांधी ही सामने आ जाते हैं। क्या वो मानते नहीं खुद को वहां पर नेता कि हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर बैठ सकते हैं? कोई और व्यक्ति का नाम कभी चुनाव में क्यों नहीं आता सामने? इसमें कांग्रेस का दोष नहीं है। कांग्रेस के आज तक जितने अध्यक्ष हुए हैं उनमें 17-18 अध्यक्ष तो गांधी नेहरू परिवार के बाहर के हुए हैं। और नेहरू गांधी फैमिली तो वो परिवार है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना बलिदान दिया। आजादी के बाद इंदिरा गांधी की शहादत इस देश के लिए हुई, राजीव गांधी की कुर्बानी, हत्या इस देश की एकता के लिए हुई। तो निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो गांधी परिवार से नहीं थे। नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो गांधी परिवार से नहीं थे। शंकर दयाल शर्मा अध्यक्ष रहे, बाबू जगजीवन राम अध्यक्ष रहे, नरसिम्हा राव अध्यक्ष रहे, सीताराम केसरी अध्यक्ष रहे। ये गांधी परिवार के लोग नहीं थे। लेकिन हाँ, गांधी परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और गांधी परिवार ने तो नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर मनमोहन सिंह को 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया। अगर पद का लालची होता ये परिवार तो मनमोहन सिंह जी को 2 बार प्रधानमंत्री क्यों बनाता? तो उस टाइम ऑप्शन भी तो नहीं था ना, सोनिया गांधी जी खुद तो बन नहीं सकती थी, तो उस टाइम पे तो उनको बनाना जरूरी था। और साथ ही एक बात ये भी कि बहुत लंबा वक्त हो गया है गांधी परिवार से अध्यक्ष बने हुए। अब बीजेपी बार बार इस चीज को लेकर कटाक्ष भी करती है, उसको एक बार फिर से मौका मिल गया तो खुश हो जाती है जब भी राहुल गांधी का नाम सामने आता है। तो कांग्रेस इस बात को लेकर मजबूती के साथ क्यों नहीं बीजेपी के सामने खड़ी हो पाती? नहीं, मुझे आप बताइए कि कांग्रेस में कौन खड़ा होगा? कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को राहुल गांधी तो नहीं कह रहे कि मैं अध्यक्ष बनूंगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैं नहीं बनूंगा, मेरे परिवार का भी कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। आप नेहरू गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बना लो, ये तो पूरा परिवार कह रहा है उनका। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं होते हैं तो फिर कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी जाए। क्योंकि अध्यक्ष कौन बने? जिसका फेस एक्सेप्टेबल हो, पॉपुलर हो। प्रियंका गांधी से बड़ा पॉपुलर नेता तो इस देश में है नहीं कोई। इस देश की जनता में प्रियंका गांधी की अपील बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि वो अगर कांग्रेस का चेहरा बनेंगी तो इस सरकार का सर्वनाश हो जाएगा। देश की आज की राजनीति की बात करें तो फिलहाल केंद्र में जो मुद्दा चल रहा है सबसे ज्यादा वो है किसान। किसानों को लेकर अगर फिलहाल का जो सिनेरियो देखें,
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कानूनों को लेकर। एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि किसानों को स्वीकार ही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उसमें उनकी निजी राय नहीं चलेगी, उसमें बकायदा सबसे पूछा जाएगा, सबका राय मशवरा लिया जाएगा, उसके बाद जो भी आएगा रिजल्ट फिर उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। सरकार ने एक बार फिर से किसानों के सामने ये बात रख दी कि 1.5 साल के लिए या 1 साल के लिए हम इस कानून को होल्ड कर देंगे, आप आंदोलन खत्म कर दीजिए। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, देश की सरकार ये कहती है कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, हमने ये कानून किसानों के हित में बनाए, किसानों के फायदे में बनाए। अब मुझे बताओ कि मरीज कह रहा है जी मैं तो दर्द से मरा, तड़प रहा है, डॉक्टर कह रहा है तुझे दर्द ही नहीं है, तो सरकार कह रही है ये कानून तुम्हारे फायदे में है, किसान कह रहा है ये हमें बर्बाद कर देंगे, तो इन कानूनों को वापस ले लो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सरकार अपनी जिद पे है, कानून को वापस नहीं ले सकती है, नहीं लेना चाहती है। ये क्यों नहीं लेना चाहती है ये सरकार को बताना चाहिए। मुझे लगता है मोदी जी की कोई मजबूरी है, कोई उनके कमिटमेंट्स हैं। अब मुझे अभी नहीं पता कि किन से कमिटमेंट्स हैं, पर कोई ना कोई बाध्यता तो है। जो 2 महीने से ज्यादा इस देश का किसान सड़कों पे ठंड में ठिठुर रहा है जी। और उससे भी बुरी और बड़ी बात क्या है रितु जी, सबसे बुरी बात क्या है कि 70 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार के किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी के किसी मिनिस्टर ने, किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर ने कंडोलेंस तक का मैसेज नहीं दिया है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस डेमोक्रेसी, फॉर दिस कंट्री। कि भाई आप एक तरफ कह रहे हैं हम किसानों के लिए हम कानून बना रहे हैं, किसान कह रहे हैं साहब ये कानून नहीं चाहिए, तो ठीक है, ओके, या तो आप कानून वापस कर लो या किसानों से कह दो कि भाई तुम कुछ भी कर लो, हम कानून वापस नहीं करेंगे। तो एक क्लियरिटी लाना चाहिए। उन्होंने किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए, टालने के लिए, बहलाने के लिए, बहकाने के लिए और धमकाने के लिए और जितनी कॉन्स्पिरेसी की गई है उन षड्यंत्रों में फंसाने के लिए ये वक्त लिया है। तो मुझे लगता है कि किसान का भरोसा अब इस सरकार से उठ चुका है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक बुकलेट जारी की और उस बुकलेट को नाम दिया खूनी खेती। उससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 7 सवाल उनसे किए, जिसके जवाब के लिए राहुल गांधी ने यह बात कह दी कि मैं इनका जवाब देना जरूरी नहीं समझता, मैं इनका जवाब नहीं दूंगा। आपको नहीं लगता कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन सत्ता पार्टी सवाल पूछ रही है और उसके जवाब वो देने से बच रहे हैं? और अक्सर ये जो सवाल पूछे गए हैं वही सवाल है जिनको लेकर अक्सर राहुल गांधी लगातार कटाक्ष करते रहे हैं सत्ता पार्टी के ऊपर। तो आखिर कांग्रेस अपनी भूमिका ठीक तरीके से निभाने में क्या सक्षम नहीं है? इसी वजह से शायद सत्ता पार्टी बार बार सवाल पूछ लेती है, घेरने की कोशिश करती है, जबकि ये काम तो विपक्ष का है। तो उनको आपको नहीं लगता कि जवाब देना चाहिए था? रितु, बहुत गंभीर सवाल है और मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए था, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब सरकार को और मोदी जी को भी देना चाहिए कि वो 2 करोड़ नौकरी जो लगाने का वादा किया था वो कब लगेंगी। जवाब सरकार को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि ये रेलवे बिक क्यों रहा है, हवाई जहाज प्राइवेट हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट हो गई, रेलवे बिक रहा है, ये अडानी अंबानी की संपत्ति इतनी बढ़ती जा रही है, देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसका भी जवाब देना चाहिए। जवाब इसका भी देना चाहिए कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था ये कहाँ गया। जवाब इसका भी देना चाहिए कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आया उसका जवाब क्यों नहीं देते। राहुल गांधी के किसी सवाल का तुम जवाब नहीं दोगे और राहुल गांधी से चाहोगे कि वो सब सवालों का जवाब दे, ये कैसे हो सकता है? तुम भी तो जवाब दो। 7 साल से तुम भी जवाब नहीं दे रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि जवाब नहीं देना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, मन की बात करते हैं। मन की बात करो, कितनी करोगे? तुम्हारे मन में जितनी बातें सब कर ली ना, देश के मन की बात भी तो सुनो, इन किसान के मन की बात तो सुनो, पूरे हिंदुस्तान में जो मन की बात है उसको तो सुनो। ये वैली थी जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए, गलवान वैली, अभी तक जवाब नहीं दिया आपने। आपने ये जवाब नहीं दिया कि चीन हमारी सीमाओं में है या नहीं है। आपने जवाब नहीं दिया कि ये 20 जवान की शहादत हुई कैसे,
आपने जवाब नहीं दिया कि ये 20 जवानों की शहादत जहां हुई वहां चीनी जवान मरे या नहीं मरे, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि पुलवामा अटैक जो हुआ उसमें जो मुख्य जिसका नाम आया देवेंद्र सिंह का, डीएसपी देवेंद्र सिंह, उसको जमानत कैसे मिल गई? आपने जवाब नहीं दिया। आपने कहां जवाब दिया? जब हम आपसे सवाल करते हैं तो आप कहते हो आप सेना का अपमान करते हो। इस देश का कोई भी नागरिक सेना का अपमान नहीं करता, ना करना चाहता है। आपने कई सवाल यहाँ पे रेज किए खुद ही, एक तो गलवान घाटी को लेकर और साथ ही पुलवामा अटैक को लेकर। पुलवामा अटैक की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो उन्होंने ही कराया था। गलवान घाटी की बात की जाए तो उसके लेकर भी कई बार ये चीजें आ चुकी हैं कि वो किस वजह से हमला हुआ और उसमें कितने सैनिक ऐसे थे जो कि चीन की तरफ से भी मारे गए। और जमीन को लेकर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार ये बात कही है कि हमारी 1 इंच जमीन भी चाइना ने नहीं ली। पार्लियामेंट में जब सवाल आता है तो जवाब नहीं देते हैं। रही बात आपने कहा पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है, मतलब पाकिस्तान स्वीकार करेगा तब हम मानेंगे। हम तो इनसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि ये 40 जवानों की जो शहादत हुई, जिस अधिकारी का उसमें नाम आया, जो जेल गया, उसको बेल कैसे हो गई? क्या पाकिस्तान की अदालत ने बेल दी है? तुम्हारी अदालत ने उसको बेल दी है, भारत की अदालत से बेल हुई है। सरकार ने क्या किया? उसकी जमानत हो कैसे गई? दूसरा सवाल खड़ा होता है कि आप कहते हैं कि साहब पाकिस्तान ये कह रहा, अरे भी पाकिस्तान से तो तुम मिले हुए हो, पाकिस्तान तो वही कहेगा जो तुम चाहोगे। मैं कह रहा हूं ना, पाकिस्तान और ये दोनों मिले हुए हैं और ये आरोप लगाते हैं विपक्ष पे, आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस पार्टी तो वो है, इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, और तुम नवाज शरीफ के यहां दावत खाने चले गए, बिना बुलाए चले गए। तो आप कहते क्या हैं, करते क्या हैं? इस पे सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार ऐसी, देश की आजादी के बाद आज तक पंडित नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक कितने प्राइम मिनिस्टर आए और चले गए, लेकिन रहस्यवादी, एक रहस्यमयी मिस्टीरियस गवर्नमेंट चल रही है। होता कुछ है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। 20 लाख करोड़ कहां से दे दिया, किसको दे दिया, पता ही नहीं चल रहा। कोरोना पैंडेमिक अभी है, अभी वैक्सीन पे झमेला हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में डॉक्टरों ने वैक्सीन लगवाई, नर्सों ने वैक्सीन लगवाई, प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? किसी देश के किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर ने क्यों नहीं लगवाई? क्या ये सवाल नहीं उठेगा? भाई क्यों नहीं लगवाई? हम वैक्सीन पे सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो है ना, इसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? कोई तो लगवाता, केंद्र सरकार का कोई मिनिस्टर तो वैक्सीन लगवाता, किसी ने टीका क्यों नहीं लगवाया? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात को ही मान करके इन पर आरोप लगाए, लेकिन मेरा सवाल है क्यों नहीं लगवाए? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये तीनों कानून जिनको लेकर विरोध हो रहा है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये हमेशा रहे हैं, कभी ना कभी कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया है, लेकिन आज क्यों इस तरीके से इतना विपक्ष होकर और इन कानूनों को ये कहा जा रहा है कि भैया ये खेती खूनी करके बुकलेट जारी कर दी गई? ऐसा मतलब कहीं ना कहीं दो रूप देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस के। जब मोदी जी फंस गए तो कांग्रेस की याद आ रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कानून इसलिए मोदी जी लाए हैं, इसका मतलब कांग्रेस ठीक थी, कांग्रेस ठीक काम कर रही थी। तो फिर कांग्रेस को क्यों कोसते हो? सुई नहीं बनती थी इस देश में जब देश आजाद हुआ, सुई नहीं बनती थी, सुई नहीं बनती थी जिस देश में, उसमें हवाई जहाज बन रहा है। ये तो कांग्रेस की देन है, ये 5 सालों की देन तो नहीं है। तुम तो कहते हो 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। अब जब फंस जाते हो तो कहते हो साहब कांग्रेस भी, इसका मतलब कांग्रेस सही कह रही थी कि जी ये जो प्राविधान है ये तो कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस अगर उसके मैनिफेस्टो में ये था और गलत है तो इसलिए अब ठीक कह दूं मैं कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। जिसको देश चलाने का मौका मिलता है वो कानून लाता है, नियम बदलता है, नए बनाता है, पुराने रखता है, क्या उसको अधिकार होता है।
मगर उसमें जो गलतियां होती हैं उन्हें आगे संशोधित करता है। तो अब सवाल है कि कांग्रेस के पीरियड में अगर कुछ गलतियां हुई तो जरूरी है तुम भी वही करो, पहली बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेस आज कह रही है कि नहीं साहब ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है, तो तुम कह रहे हो नहीं साहब तुमने कल कहा था, 10 साल पहले कहा था, 20 साल पहले कहा था। अरे जो 20 साल पहले हमने कहा था या किया था तुम वही कर रहे हो, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? अगर कांग्रेस पार्टी ने जो अपने कार्यकाल में नियम बनाए, कायदे कानून बनाए, देश चलाया, अगर वो सब ठीक था तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कहते थे कांग्रेस तो साहब कुछ की नहीं, कांग्रेस ने तो किया ही नहीं। आज आप कहते हो साहब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये हैं तो इसलिए ये ठीक है। मतलब अपनी गलती को ठीक नहीं करना चाहते हो, कांग्रेस का कंधा इस्तेमाल करते हो, ये ठीक नहीं है। सच बात यह है कि किसान और जवान सरकार पर उसका भरोसा नहीं रहा है। अब ये जो कहते हैं लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। एक टाइम था जब ये जो कहते थे लोग उस पर यकीन करते थे। इनकी साख गिर गई है। देश की जनता मोदी जी पे अब एतबार नहीं कर रही है। उसी का परिणाम है कि जब ये कुछ कहते हैं तो वो सच है, उसको जस्टिफाइड करने के लिए पूरी सरकार लगा देते हैं 15 दिन तक। इसका मतलब है कि राजा की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है, राजा की साख गिर रही है। ये मेरा सोचने का विषय नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर को सोचने का विषय है। जी चलिए बात करते हैं यूपी की, क्योंकि अभी आपने हाल ही में कहा है कि यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा अब ब्राह्मण होना चाहिए। अब ये ब्राह्मणों से प्यार आपके मन में जाग गया है या राजनीति से प्रेरित है? देखिए रितु जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 1989 में नरेंद्र तिवारी चीफ मिनिस्टर थे। 1989 के बाद से लेके अब तक लगभग 31 सालों से कोई उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण नहीं हुआ। जी। अब यादव समाज चाहते हैं कि भाई अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने। जी। दलित समाज चाहता है कि बहन जी फिर चीफ मिनिस्टर बने। क्षत्रिय समाज चाहता है कि योगी जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। तो अगर ब्राह्मण समाज भी ये चाहता है कि चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण बन जाए तो इसमें कौन सा गुनाह है? उनका डेमोक्रेटिक राइट्स है। हर व्यक्ति, हर समाज अपना और अपने समाज का उत्थान चाहता है। तो अगर ब्राह्मणों ने भी ये मन में उनकी इच्छा जन्म ले रही है या उनकी ये भावना है तो मुझे लगता है ये गलत नहीं है। इसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। और फिर क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की स्थिति है, भारत का संविधान दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पीड़ितों को न्याय देने की बात करता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों से ज्यादा शोषित इस समय कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण शोषित भी है, वंचित भी है, पीड़ित भी है, तिरस्कृत भी है, अपमानित भी है। इसलिए अब ब्राह्मण समाज ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए। अगर जाति के आधार पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा तो जातिवाद नहीं देंगे इसे? मैं कब कह रहा हूं, लेकिन अपने समाज के हित की बात करना तो हमारा अधिकार है। बीजेपी आज घोषणा कर दे। तो समाज में सिर्फ ब्राह्मण ही तो नहीं है, समाज तो कई जातियों का मिला जुला रूप है ना। मैंने कब कहा कि और समाज मांग ना करें? मैं तो स्वागत करूंगा, बाकी समाज भी मांग करें। पर मैं तो ये कह रहा हूं कि पिछले 31 वर्षों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ। उसका परिणाम यह है कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा पिछड़ गया। ब्राह्मण शोषित है, ब्राह्मण पीड़ित है, ब्राह्मण तिरस्कृत है, ब्राह्मण अपमानित है। ब्राह्मणों के बच्चों को घरों से उठा उठा करके गोली मारी जा रही है और फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। उनको एनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। 16-16 साल के बच्चों को उठाया जाता है, कहते हैं पिस्टल छीन के भाग रहा था, ठोक देते हैं। दूसरे दिन फिर यही करते हैं, तीसरे दिन यही करते हैं। अगर किसी समाज के साथ ये अत्याचार होगा तो उस समाज में डर तो व्याप्त होगा, भय व्याप्त है। इसलिए अपने को सशक्त करने के लिए, पॉलिटिकली स्ट्रांग करने के लिए ब्राह्मणों की ये मांग है कि अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए। तो यानी कि क्या माने कि अब कांग्रेस की तरफ से यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा
कहीं ना कहीं जतिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी या फिर प्रमोद कृष्णम, कौन होंगे बताइए जरा आप। मैं तो इस लाइन में हूं नहीं, इस रेस में हूं नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण बने। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के फेस हैं, मायावती जी बसपा का फेस हैं, योगी जी भाजपा का फेस है। तो हम कांग्रेस पार्टी से भी ये मांग करते हैं और हमने ये मांग की है, और हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी से भी ये बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कोई ब्राह्मण बने। कौन बनता है पार्टी विल डिसाइड, लेकिन बनना चाहिए। वैसे प्रियंका गांधी की भी आप काफी तारीफ करते हैं। अभी जब हमारी आपकी चर्चा हो रही है, आपने तब भी ये बात कही, तो प्रियंका गांधी भी क्योंकि प्रभारी है यूपी की, तो क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश में? प्रियंका गांधी सत्ता की राजनीति नहीं करती, सेवा की राजनीति करती हैं। वो किसी पद की लालची नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। तो ये थी हमारी खास बातचीत कल के पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।